क्या इंसानों ने मौसम को कंट्रोल करना सीख लिया है? क्या ये टेक्नोलॉजी पानी की कमी को ख़त्म कर सकती है? क्या इस टेक्नोलॉजी से बाढ़ जैसी प्रॉब्लम को भी दूर किया जा सकता है? कैसा लगेगा सुनकर अगर हम आपसे कहें कि इंसानों ने कुछ हद तक मौसम को कंट्रोल करना सीख लिया है क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से। हम जहाँ चाहें वहाँ पर बारिश करा सकते हैं आर्टिफिशियली। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको ऑलरेडी कई सालों से यूज़ किया जा रहा है। चाइना जैसे देशों ने तो मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं इस टेक्नोलॉजी पर, लेकिन अब आप चाहें तो इसका सेल्फिश रीजन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डर है कि आपकी शादी पर कहीं बारिश ना हो जाए तो फ्रांस में एक कंपनी क्लाउड सीडिंग की सर्विसेज ऑफर करती है। आप इस कंपनी को 1 करोड़ रुपए देंगे, ये क्लाउड सीडिंग करेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि आपकी शादी के दिन कोई बारिश नहीं होगी। ये सुनकर सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आएगा कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही अच्छी है तो हमारे देश में जो पानी को लेकर प्रॉब्लम्स होती हैं, ड्राउट्स आते हैं, मतलब सूखा पड़ जाता है, कहीं पर ज्यादा बारिश हो जाती है, उससे आने वाले फ्लूड्स मतलब बाढ़ आ जाती है, कहीं पर पानी की कमी, इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्यों यूज नहीं किया जाता। आज की इस वीडियो में समझते हैं क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी को गहराई से। But have we come to the point where we can control the weather? Cloud seeding is already used in China and Thailand to tackle air pollution. ये है प्रॉपर क्लाउड सीडिंग का नतीजा। क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें समझना होगा क्लाउड्स के बारे में। आखिर ये बादल होते क्या हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। अब हम सब ने स्कूल में पढ़ा था दोस्तों 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम पानी की बात करें तो पानी में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, आइस यानी बर्फ, लिक्विड वाटर पानी और गैस वाटर वेपर। अब अगर किसी चीज का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन होता है तो उसे प्रोसेस का नाम दिया जाता है। जैसे बर्फ अगर पिघल के पानी बनती है तो उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। पानी जब दोबारा से बर्फ बनता है तो इसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। पानी जब वाटर वेपर बनता है तो इसे एवोपरेशन या वेपोराइजेशन कहते हैं। और वाटर वेपर जब दोबारा से वाटर बनता है तो उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। बड़ी बेसिक चीज़ है, लेकिन कंडेंसेशन शब्द को याद रखना क्योंकि आगे हम इस वीडियो में काफ़ी इस्तेमाल करेंगे। अब क्या होता है, ज़मीन पर हमारी हवा में काफ़ी सारा वाटर वेपर मौजूद होता है। हवा में अगर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर मौजूद है तो हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है हवा में। अगर कम वाटर वेपर है हवा में तो कम ह्यूमिडिटी है। अब ये वाटर वेपर जब ऊपर जाता है, आप जानते ही हो जितना ज़्यादा हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं, जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड बढ़ता है उतनी ज़्यादा ठंड भी बढ़ती है। जैसे कि पहाड़ियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। अब जब भी ये वाटर वेपर हायर एल्टीट्यूड पर मौजूद होता है, ठंड की वजह से कंडेंसेशन होती है। ये वाटर वेपर वाटर में बदल जाता है, बहुत ही छोटी छोटी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। यही वाटर ड्रॉपलेट्स जब हवा में ऊपर सस्पेंडेड रहती हैं तो हमें बादल दिखते हैं। एक्चुअली यही क्लाउड्स है। ये छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट्स जो क्लाउड को बनाती है, ये बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि 1 मिलीमीटर का भी 100 इनका डायमीटर है। और एक बादल में ऐसी मिलियन ऑफ ड्रॉपलेट्स होती हैं। अगर कोई बादल और भी ज्यादा हायर एल्टीट्यूड पर मौजूद है तो हवा और भी ज्यादा ठंडी हो जाती है। इसका मतलब कंडेंसेशन ही नहीं बल्कि फ्रीजिंग भी हो जाती है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स बर्फ के छोटे क्रिस्टल में बदल जाती है और आइस क्रिस्टल से क्लाउड बनते हैं। तो इस सेंस में देखा जाए तो 2 तरीके के बादल हैं, एक जो वाटर ड्रॉपलेट से बनते हैं और दूसरे जो आइस क्रिस्टल से बनते हैं। इन दोनों के बीच में आसानी से फर्क बताया जा सकता है। जो आई क्रिस्टल के क्लाउड हैं वो और ज़्यादा ऊपर मौजूद होते हैं, दिखने में उनकी कोई क्लियर बाउंड्री लाइन नहीं होती और वो ज़्यादा पतले होते हैं। जो मोटे मोटे बादल आपको ज़मीन के पास दिखते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट से बने हुए बादल हैं। अच्छा, ये समझ लिया तो अगला सवाल उठता है कि इन बादलों से बारिश कैसे होती है।
होता क्या है कि ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं वो जब ये कलेक्ट होती रहती हैं और ड्रॉपलेट्स आती रहती हैं, बादल बड़ा होता रहता है, तो ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, एक दूसरे में जाकर मिक्स हो जाती हैं, बड़ी ड्रॉपलेट्स बनती हैं। ये बड़ी ड्रॉपलेट्स और ऊपर जाकर फ्रीज होकर आइस क्रिस्टल बनती हैं और आइस क्रिस्टल भी कोलाइड करके एक दूसरे के साथ बड़े आइस क्रिस्टल बनते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है तब तक जब तक कि ये आई क्रिस्टल इतने बड़े नहीं हो जाते कि इनके वजन की वजह से इस ज़मीन पर नीचे गिरने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तब ये आइस क्रिस्टल ज़मीन पर गिरते हैं। नीचे गिरते समय अगर हवा का तापमान ठंडा है तो ये बर्फ़ की तरह नीचे गिरेंगे और स्नोफॉल्स होगी। अगर हवा गर्म है नीचे ज़मीन पर तो ये पिघल जाएंगे और बारिश की तरह नीचे गिरेंगे। कुछ इस तरीके से बारिश होती है। अब क्लाउड सीडिंग की बात करी जाए तो इंसानों के इतिहास में इस टेक्नोलॉजी की एंट्री होती है बाय चांस, एक एक्सीडेंट की वजह से। ऐसी चीज़ों के लिए एक इंग्लिश में शब्द यूज़ किया जाता है सेरेंडिपिटी। इसका मतलब है बाय चांस कुछ ऐसी चीज़ होना जिससे हमें फ़ायदा मिले। सेरेंडिपिटी इस डिस्कवरी का एक बड़ा एग्जाम्पल है। वैक्सीन की डिस्कवरी होना। डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पेनिसिलिन का आविष्कार किया था ये बाय चांस हुआ था, तो क्लाउड सीडिंग भी एक सेरेंडिपिटस डिस्कवरी थी। साल 1943 की बात है। डॉक्टर विंसेंट शेफर एक अमेरिकन केमिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट थे। ये रिसर्च कर रहे थे एयरक्राफ्ट आइसिंग एंड प्रेसिपिटेशन के ऊपर। साल 1946 में इन्होंने अपने रिसर्च में एक कोल्ड बॉक्स का यूज़ किया, एक ऐसा बक्सा जो काफ़ी ठंडा था। किसी और चीज़ की टेस्टिंग करते वक्त ये अपने एक्सपेरिमेंट में अक्सर ब्रीथ आउट करते थे। इस ठंडे बक्से के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी सांस जो बाहर निकलती है हमारे मुंह से, उसमें वाटर वेपर होता है और अगर बाहर ठंड है तो कंडेंसेशन होगी। यही चीज़ होती हुई इन्होंने नोटिस करी। ये चीज़ वैसे आप खुद भी देख सकते हैं। ठंड के मौसम में जब आप बाहर जाएंगे और आप बाहर सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ धुआं सा निकल रहा हो मुंह से, कुछ फॉग सी निकल रही हो मुंह से। एक्चुअली में आपको जो धुआं फॉग दिखती है ये क्या है? ये वही बहुत सारी छोटी छोटी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। आपके मुंह से निकला वाटर वेपर कॉन्डेंस हो जाता है इन छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट में। एग्जैक्टली वही प्रोसेस जो बादलों में होता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके मुंह से जो बाहर निकल रहा है विंटर में वो एक तरीके का मिनी क्लाउड है। अब डॉक्टर शेफर ने भी यही चीज़ होती हुई नोटिस करी, लेकिन वो इसे एक स्टेप और आगे ले गए। उन्होंने सोचा कि क्या होगा अगर मैं इस बॉक्स को और ठंडा बना दूं। ये करने के लिए उन्होंने ड्राई आइस का इस्तेमाल किया। ड्राई आइस बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है। इसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेशन और कूलिंग के लिए, और ये सिर्फ -78 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करता है। तो इन्होंने कुछ ड्राई आइस ले जाकर कोल्ड बॉक्स में रख दी और फिर जब इन्होंने जाकर ब्रीथ आउट किया उस बॉक्स के अंदर तो कुछ चमत्कार इन्हें होते हुए दिखे। अचानक से इनके मुंह से निकलने वाली हवा बहुत सारे मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक आई क्रिस्टल में बदल गई। एक ब्लूइश हैज़ करके इन्हें दिखाई दी। इन्होंने नोटिस किया कि अगर अचानक से इतना ठंडा टेम्परेचर होगा तो वाटर वेपर बड़ी जल्दी आई क्रिस्टल में बदल जाएगा। और ये चीज़ एक बार फिर से क्लाउड में होती है। लास्ट स्टेज पर जब वो आई क्रिस्टल बड़े होने लगते हैं उनका वज़न बढ़ जाता है। इन्होंने देखा ड्राई आइस का इस्तेमाल करने से ये प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड हो गया। डॉक्टर शेफर ने इमीडिएटली इस चीज़ को लेकर और जांच करी और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे ध्यान से समझने के लिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। फाइनली जब इन्होंने चीज़ों को समझा, इन्होंने रियलाइज़ किया कि इस चीज़ का तो रियल लाइफ में भी यूज़ किया जा सकता है। क्यों ना आसमान में मौजूद बादलों को जल्दी से ठंडा बनाने की कोशिश की जाए ड्राई आइस का यूज़ करके, ताकि हमें इंस्टेंटली स्नोफॉल और बारिश देखने को मिले। 13 नवंबर 1946 डॉक्टर शेफर ने एक प्लेन उड़ाया। न्यूयॉर्क से अपने साथ इस एरोप्लेन में करीब 2.5 किलो ड्राई आइस लेकर गए और माउंट ग्रेलोक पहाड़ी के पास मौजूद एक बादल पर इन्होंने अपना टेस्ट कंडक्ट किया। एरोप्लेन से लिटरली इन्होंने क्रेश्ड ड्राई आइस को बादलों के ऊपर फेंका और जो इन्हें रिजल्ट दिखा वो कमाल का था। उन्होंने देखा कि अचानक से भारी स्नोफॉल और बारिश हो रही है और यहाँ से ही दोस्तों इन्वेंशन हुआ क्लाउड सीडिंग का।
आज के दिन डॉक्टर विंसेंट शेफर को क्रेडिट दिया जाता है क्लाउड सीडिंग के इन्वेंशन के पीछे, लेकिन इससे पहले एक और आदमी थे विलियम राइश करके, जिन्होंने क्लेम किया था कि अमेरिका में उन्होंने एक क्लाउड बस्टर मशीन बना ली है। ये कहते थे कि ऑर्गेन एनर्जी का इस्तेमाल करके, कॉस्मिक एनर्जी इस्तेमाल करके ये एटमॉस्फेयर को मैनिपुलेट कर सकते थे और बारिश ला सकते थे। इन्होंने अपनी रिसर्च का नाम दिया कॉस्मिक ऑर्गन इंजीनियरिंग। लेकिन जैसा आप गेस्ट कर ही सकते हो, ये उस टाइप के लोगों में से थे जो फ्रॉड चीज़ें क्लेम करते थे। इनकी मशीन ने बिल्कुल काम नहीं किया और ये बस क्रेडिट लेने का एक तरीका था। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डॉक्टर शेफर के अलावा एक और साइंटिस्ट थे जो क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, लेकिन एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। साइंटिस्ट डॉक्टर बेरहार्ड फॉनगुट, इनका आइडिया था कि मैं ये नहीं चाहता ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाए जिससे चीज़ें ठंडी बने और फिर जाकर यहाँ पर क्लाउड सीडिंग हो। मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा केमिकल इस्तेमाल कर लिया जाए जिससे ये प्रोसेस पूरा किया जा सके। इनका आइडिया पानी की कंडेंसेशन प्रॉपर्टी पर आधारित था, एक ऐसी चीज़ जो शायद आप जानते ना हो। बात क्या है दोस्तों, कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है उसमें एक कंडीशन है, वाटर वेपर को वाटर में बदलने के लिए। कंडेंसेशन के प्रोसेस को होने के लिए एक नॉन गैसेस सरफेस की ज़रूरत होती है, यानी कि एक सॉलिड सरफेस या लिक्विड सरफेस चाहिए कंडेंसेशन के प्रोसेस को करने के लिए। अगर ये सरफेस नहीं मौजूद होगा तो कंडेंसेशन नहीं हो सकती। बिना इस सरफेस के कहा जाता है कि वाटर वेपर ही बना रहेगा, चाहे टेम्परेचर -10 डिग्री तक भी क्यों ना गिर जाए। अब आप पूछोगे, लेकिन पहले हमने वीडियो में कहा था कि वाटर वेपर की कंडेंसेशन हो रही है जब हवा ठंडी हो रही है, तो वो कैसे हो रही है? बिना किसी सरफेस के। वहाँ भी सरफेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हमारी एटमॉस्फेयर में होते हैं, जो पॉलेंस हमारी हवा में घूमते हैं, ये सरफेस की तरह एक्ट करते हैं। कंडेंसेशन के प्रोसेस को कराने के लिए जब बादलों की फॉर्मेशन होती है, बात क्या है, जितना ज़्यादा अच्छा सरफेस मौजूद होगा उतनी ही ज़्यादा जल्दी कंडेंसेशन होगी और ज़्यादा अच्छी तरीके से कंडेंसेशन होगी। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप अपने बाथरूम में देख सकते हैं। जब आप नहाते हैं, शावर करते हैं, अगर आपके शावर के आसपास ग्लास लगे हुए हैं तो उन ग्लास पर कंडेंसेशन देखने को मिलती है। वाटर वेपर जाकर कलेक्ट कर जाता है, या फिर जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी हमें देखने को मिलती है, आपने नोटिस किया होगा कि अगर विंटर का मौसम है तो खिड़कियों के कोने में आपको कंडेंसेशन होती हुई दिख रही होगी, वाटर ड्रॉपलेट्स जमा होते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि घर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, वाटर वेपर की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वाटर वेपर जाकर कंडेंस कर जाता है। जब वो ठंडी खिड़की से टकराता है और वो जो खिड़की का ग्लास है वो एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है कंडेंसेशन को होने के लिए, तो डॉक्टर फॉनगुट यही लॉजिक था कि अगर मैं किसी तरीके से बेटर सरफेस प्रोवाइड कर सकूं तो कंडेंसेशन का प्रोसेस और जल्दी होगा। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सिल्वर और आयोडाइड जैसे केमिकल से, और सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करके इन्होंने देखा कि एक्चुअली में सिल्वर आयोडाइड बहुत ही अच्छा सरफेस प्रोवाइड करता है वाटर वेपर को। सिल्वर आयोडाइड की प्रॉपर्टी है कि एक काफ़ी सारा मॉइस्चर अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, तो वाटर वेपर इसकी तरफ आकर्षित भी हो जाता है और कन्वर्ट भी हो जाता है वाटर में। आज के दिन कई और सिल्वर आयोडाइड जैसे मटेरियल के बारे में हम जानते हैं जिनकी ख़ास बात है अपने आसपास मौजूद मॉइस्चर को एब्जॉर्व करना, और इन मटेरियल को हम बुलाते हैं क्लाउड सीड या फिर क्लाउड कंडेंसेशन। न्यूक्लियाई ठीक उसी तरीके से जैसे ड्राई आइस को बादलों में फेंका था डॉक्टर शेफर ने, हम इन क्लाउड सीड्स मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं बादलों में फेंकने के लिए, जिससे कंडेंसेशन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाए और हमें जल्दी से बारिश देखने को मिले। अब आपको सुनकर लगेगा ये कोई नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन दोनों मेथड्स को ऑलरेडी इस्तेमाल किया जाने लग रहा था जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा साल 1946 में ही, और उस समय ये एक बड़े ही रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी कि इतिहास में पहली बार इंसान मौसम को कंट्रोल कर पा रहे हैं। आने वाले टाइम में जो प्रोसेस था क्लाउड सीडिंग करने का वो धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ।
सबसे पहले ये रियलाइज किया लोगों ने कि ये जो क्लाउड सीडिंग का जो मेथड है, एरोप्लेन का यूज करना और उनके ऊपर जाकर क्लाउड सीड टपकाना, ये बड़ा ही एक्सपेंसिव मेथड है। इसका एक अल्टरनेटिव डिसाइड किया गया कि जमीन से ही हम रॉकेट शूट अप करें जिनमें क्लाउड सीड डली हो और ये बादलों में जाकर टकराए और क्लाउड सीड को वहाँ बिखेर दें। जैसे ही दुनिया भर के लोगों को, सरकारों को इस आविष्कार के बारे में पता चला, हर कोई लग गया ढूंढने में कि किस तरीके से वो अपने फायदे के लिए इस क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। नवंबर 1955 में थाईलैंड देश के जो राजा थे, उन्होंने थाईलैंड रॉयल रेन मेकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये पहले लोगों में से थे रियलाइज करने वाले कि क्यों ना हम ड्राउट के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज करें। थाईलैंड में किसान अक्सर शिकार बनते थे सूखे का। इन राजा के द्वारा सजेस्ट किया गया मेथड कुछ हद तक सक्सेसफुल रहा। आज के दिन इस प्रोग्राम को रन किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल रेन मेकिंग एंड एग्रीकल्चर एविएशन के द्वारा थाईलैंड में। आगे चलकर साल 2001 में यूरेका ऑर्गेनाइजेशन ने थाईलैंड के राजा को एक अवार्ड भी दिया था इसके लिए। इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन कंडक्ट किए गए 1983 में, 1984 में, 87 में और तमिलनाडु सरकार के द्वारा 1993-94 में जब एक सीवियर ड्राउट की सिचुएशन आई थी तमिलनाडु में, कर्नाटक सरकार ने भी क्लाउड सीडिंग को इनिशिएट किया था 2003-04 में। इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।